नमस्कार। मेरा आज का ये वीडियो केवल और केवल नौजवानों के लिए हैं। उन नौजवानों के लिए जिन्हें इस देश में जीना है। बूढ़े आज मेरे इस वीडियो को न तो देखें और न ही सुने, और यदि देखते हैं सुनते हैं तो इस जिम्मेदारी लें कि इसे अपने नौजवान बच्चों पोतों पोतियों तक पहुंचाएंगे। धर्म के नाम पर बहराइच में हुए दंगे में राम गोपाल मिश्रा के मारे जाने का मैंने कोई नोटिस नहीं लिया था। मैंने मान लिया है कि देश में अब अगले कुछ दशकों तक ऐसी मौतें होती रहेंगी, निर्बाध होती रहेंगी, होती नहीं रहेगी, बल्कि ऐसे मौतों में बढ़ोतरी भी होगी। दरअसल ऐसी मौतों के लिए हमने खुद को अभिशप्त कर लिया है। ऐसी मौतें अब हमें उस तरह से उद्वेलित, प्रभावित, उत्तेजित नहीं करती जैसी 8-10 वर्ष पहले करती थी। अब ऐसी मौतें हमें सामान्य दुर्घटनाएं लगनी शुरू हो गई हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि 4-6 महीनों में यदि ऐसी मृत्यु न हो, समाचार नहीं मिले तो हम चौंक जाएं, हमें ताज्जुब होने लगे। इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब। जी हाँ, हम सब, जिनमें मैं भी शरीक हूँ, ऐसी मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। जो ऐसी मौतें आयोजित कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वे तो प्रत्यक्षतः जिम्मेदार हैं ही, लेकिन मुझ जैसे आप हम सब चुप रहकर ये मौतें आयोजित करवाने में शरीक हो रहे हैं। मुझ जैसे तमाम लोग मन ही मन भुनभुना कर, क्षुब्ध होकर, दुखी होकर और अपनी अपनी लाचारी, विवशता के बहाने बना बना कर खुद को समझा लेते हैं और मान लेते हैं कि हमने अपना काम कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैदानी गतिविधियों का मुकाबला बंद कमरों की शाब्दिक जुगाली से नहीं किया जा सकता। मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, शायद बेवकूफ़ी भी, लेकिन मैदान में की जा रही कार्रवाई या ऐसी मौतें रोकने के लिए हमें मैदान में आकर मरना पड़ेगा। मौत का जवाब मौत से देना पड़ेगा, हत्या का जवाब आत्महत्या से देना पड़ेगा। आज आप हंसकर मुझसे असहमत हो जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरी बात है ही ऐसी कि आप उसकी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे, और मेरी ये बात आपको कचोटेगी जरूर दोस्तों। लेकिन ये सब करेगा कौन? यकीनन ये जिम्मेदारी देश के नौजवानों को लेनी पड़ेगी। वही तय करेंगे कि वे किस तरह के देश में जिएं। हम बूढ़ों की ज़िंदगी तो कट गई, सवाल अब नौजवानों की ज़िंदगी का है। तो दोस्तों, बात ये थी कि मैंने राम गोपाल मिश्रा की मौत का कोई नोटिस ही नहीं लिया, लेकिन जब किसी ने राम गोपाल मिश्रा की उम्र बताई तब मेरा ध्यान इधर गया। उसकी उम्र केवल 22 वर्ष बताई गई। तब मैंने इस पर सोचना और तलाशना शुरू किया। उसके पिता का नाम कैलाशनाथ मिश्रा है। वो बहराइच जिले के रामगांव पुलिस थाना वाले गांव रेहुआ मंसूर के निवासी हैं। तीनों भाइयों में सबसे छोटा था रामगोपाल। 2 महीने पहले उसका ब्याह हुआ था। कुछ लोग बताते कि 6 महीने पहले हुआ था, तो आप 6 महीने मान ले या 2 महीने अपनी सुविधा से मान ले। उसका परिवार खेती किसानी और मजदूरी पर निर्भर था। उसकी शिक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उसकी उम्र के हिसाब से और ये मान करके अब गाँव गाँव में हायर सेकेंडरी तक स्कूल होंगे, तो मैं मान लेता हूँ कि वो कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाई होगा। वो अपने गांव में सबका बड़ा चहेता था, सबके काम आता था, सबका प्रिय था। उसकी उम्र ने अचानक ही मुझे शहीद भगत सिंह की याद दिला दी। वही भगत सिंह जो अपनी शहादत के 93 बरस के बाद भी हमारे नौजवानों का आदर्श बने हुए हैं। जी हाँ, वही भगत सिंह जिनका नाम लिए बिना किसी राजनीतिक दल का काम नहीं चलता है। वही भगत सिंह जो देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के अनुपम प्रतीक बने हुए हैं और देश के एकमात्र शहीद हैं जिन्हें शहीद आजम का दर्जा मिला हुआ है। और वही भगत सिंह जो केवल 23 बरस, 5 माह और 25 दिन की आयु हासिल कर सके। यानी शहीद आजम भगत सिंह राम गोपाल मिश्रा से केवल 1.5 बरस बड़े थे, लेकिन इस अल्पायु में वो जो जीवन जी गए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो किया, जितना पढ़ा, जितना लिखा, वो सब कुछ अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं होता। उनका लिखा हुआ आज भी मौजूद ही नहीं, जरूरी बना हुआ है। जिस उम्र में राम गोपाल मिश्रा का ब्याह हो गया, उस उम्र में भगत सिंह अंग्रेजों की जेल में बंदी थे। उन्होंने 19 बरस की उम्र में ही नौजवान भारत सभा की स्थापना कर ली थी। भगत सिंह ने देश के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए थे। और उनकी मां ने जब अपनी बहू के बारे में पूछा था तो भगत सिंह ने कहा था कि यदि अंग्रेजी शासन काल में उनका ब्याह हुआ तो मौत ही उनकी दुल्हन होगी। दोस्तों, भगत सिंह ने देश के लिए अपनी धार्मिक आस्थाएं बिना सोचे त्याग दी थी। देश ही उनका धर्म था। वे थे तो सिख, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में
वो ज़्यादा प्रभावशीलता से काम कर सकें, ज़्यादा सहजता से, ज़्यादा साधारणता से काम कर सके, इसलिए उन्होंने अपने केश कटवा लिए थे। वे ईश्वर को नकारते थे, खुलेआम नकारते थे और अपने खुद के लिए कहते थे कि मैं नास्तिक हूँ। उनका बहुचर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी ढूंढ ढूंढ कर बड़े चाव से पढ़ा जाता है। उनकी पहचान बना ये लेख, मज़ेदार बात यह है कि उनके जीते जी लेख प्रकाशित नहीं हुआ था। ये उनका ये लेख उनकी शहादत के 6 महीने बाद लाहौर के अखबार द पीपल में 17 सितंबर 1931 को छपा था। भगत सिंह धार्मिक भेदभाव, जात पात और छुआछूत में भरोसा नहीं करते थे। आज की तरह उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान करना तो दूर रहा, सोचा भी नहीं। 4 मुसलमान, एहसान इलाही, अहमद दीन, मुबारक अली, जिन्होंने बाद में अपना नाम मुबारक सगर कर लिया था, और माजिद अली खान भारत नौजवान सभा के प्रमुख और अग्रणी कार्यकर्ता और उनके प्रिय मित्र थे। और याद रखिए, हम सब लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, भगत सिंह का मुकदमा भी आसिफ अली नाम के एक मुसलमान वकील ने लड़ा था। जेल में जो उनकी खिदमत करता था, सेवा करता था, बोधा नाम का आदमी, उस बोधा को वो बेबे कहा करके पुकारते थे। पंजाबी में बेबे का मतलब होता है माँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि वे मनुष्यता को किस तरह से जीते, मनुष्य को मनुष्य मानते थे और सबको समान धरातल पर रखते थे। उनसे पूछा गया कि बोधा को बेबे क्यों कहते हैं, माँ क्यों कहते हैं, तो उनका जवाब था, मेरी माँ की ही तरह बोधा ने मेरा मल मूत्र साफ किया है, इसलिए वो मेरी माँ से कम नहीं है और इसीलिए मैं उसे बेबे कहता हूँ। वो बोधा से बार बार कहते थे, बेबे मुझे तेरे हाथ की रोटी खानी है। भगत सिंह की बात सुनकर बोधा रो देता था, कहता था, भक्ता ये मैं नहीं कर सकता, तू ऊंची जात का सरदार और मैं भंगी, मैं अपने माथे पाप कैसे ले लूँ। लेकिन भगत सिंह अपनी बात पे अड़े रहे और फांसी से पहले उन्हें तभी चैन पड़ा जब उन्होंने बोधा से रोटी बनवाकर उसके हाथों खाई। भगत सिंह को रोटियां परोसते हुए बोधा रोते रोते कहता था, भक्ता तू अपनी माँ का सच्चा बेटा है, सच्चा सरदार है। जिस सुबह उन्हें फांसी होनी थी उस सुबह वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जेलर ने ये देखा तो चौंक कर पूछा, ये क्या कर रहे हो भगत सिंह, कुछ ही मिनटों में तुम्हें फांसी होनी है। तो भगत सिंह ने तटस्थ भाव से, निर्विकार भाव से कहा, कुछ नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। अपना राज कायम रखने के लिए अंग्रेज भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी और नफरत फैला रहे थे। बांटो राज करो की ये कहावत वहीं से शुरू हुई। भगत सिंह धार्मिक आधार पर बंटवारा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन राम गोपाल मिश्रा उन लोगों के लिए लड़ रहा था जो अंग्रेजों की तरह भारत के हिंदू मुसलमानों को बांटकर सत्ता पर काबिज बने रहना चाहते हैं। हम कहाँ गए हैं? फांसी की सुबह तक भगत सिंह लेनिन को पढ़ रहे थे, लेकिन राम गोपाल मिश्रा शायद ट्वीट पढ़ पढ़ कर प्रेरणा ले रहा होगा। नमूने के तौर पे 2-3 ट्वीट आपके यहाँ पेश कर रहा हूँ। ये ट्वीट डॉक्टर अजय आलोक के हैं। डॉक्टर अजय आलोक पहले जेडीयू में थे और बाद में भाजपा में आ गए, अभी भाजपा में ही हैं, शायद उनके प्रवक्ता की तरह भी काम करते हैं। उनका पहला ट्वीट ध्यान से देखिए, पढ़िए, आप पढ़ नहीं पा रहे तो सुनिए, मैं शब्द से पढ़ रहा हूँ। मैं पहले हिंदू हूँ, वो भी शानदार, बाद में किसी पार्टी का हूँ, राष्ट्र प्रथम, धर्म द्वितीय, पार्टी सर्वोपरि। सोचिए और पाखंड देखिए, जब पार्टी सर्वोपरि है तो राष्ट्र प्रथम कहाँ रहा। उनका दूसरा ट्वीट देखिए, वो ललकार रहे हैं, बंगाल से, झारखंड से, बिहार और उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन में पथराव हुआ और हिंसा की गई। क्यों हुआ, सोचा है कभी? ये हिम्मत आती है वहां जहां डेमोग्राफी बदलने लगती है। चेत जाओ हिंदुओं, नहीं तो लेट जाओ, रोंद देंगे ये लोग अगर कमजोर पड़े हम। राम गोपाल मिश्रा को यकीनन ऐसे संदेशों से प्रेरणा मिली होगी, लेकिन राम गोपाल मिश्रा या उसके जैसे लोगों ने डॉक्टर अजय आलोक का तीसरा ट्वीट शायद ही पढ़ा होगा। उसमें सूचना दी है अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, मेरा बेटा भी नीट के लिए काउंसलिंग कर रहा है, एक बार उसका सपना सच हो जाए, जैसे कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो भारत आ जाएगा। आगे ध्यान से सुनिएगा, मेरे दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, वे कहाँ पढ़ें ये उनका फैसला है। यदि वे अच्छे अंक हासिल कर अपनी वांछित स्थिति सुरक्षित कर लेते हैं तो हम माता पिता को सदैव उन पर गर्व होगा। मेरे बच्चे कहाँ पढ़े ये उनका फैसला है। ये बात अजय आलोक जैसे लोग कह रहे हैं जो किसी भी मामले में कहीं से गरीब नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, सर्व साधन संसाधन संपन्न है, लेकिन
राम गोपाल मिश्रा को ये सुविधा नहीं थी कि वो जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकता हो, उसे उसकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। लेकिन यहाँ बता दूं आपको मैं कि राम गोपाल मिश्रा और डॉक्टर अजय आलोक एक व्यक्ति नहीं, समूचा वर्ग हैं। एक वर्ग अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें विदेशों में स्थापित करने के लिए दूसरे वर्ग को मरवाने में तनिक भी नहीं हिचक रहा। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे। हमारे बच्चे उनके बच्चों के लिए यहाँ सड़कों पर लड़ेंगे और अपनी जान गंवाएंगे। हमारे बच्चों की 2 महीना पहले की ब्याहता अब शेष जीवन विधवा के रूप में जीने को अभिशप्त रहेगी। मरने वालों को पता ही नहीं कि वो देश के लिए नहीं मर रहा है, उसे और उसके परिजन जानते ही नहीं कि उसे योजनाबद्ध तरीके से मरवाया जा रहा है। देश विरोधी षड्यंत्र को रोकना जरूरी है, ये रोका ही जाना चाहिए। लेकिन रोका तो तब जाएगा मित्रों जब इसे समझ लिया जाए। तो अभी तो हम इसे समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पूरा देश ये ऐसी मौतें देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। आज भगत सिंह होते तो क्या करते? यकीनन दुखी होते कि वे किन लोगों के लड़ लिए, किन लोगों के लिए उन्होंने किन लोगों के लिए वो फांसी पर चढ़ गए। लेकिन शायद पल भर को खुश भी होते कि उन्हें जीते जिन ऐसे दिन नहीं देखने पड़े। भगत सिंह से रामगोपाल मिश्रा तक हम कहाँ आ गए हैं? ये सवाल मैं नहीं करा मित्रों, ये सवाल भगत सिंह कर रहे हैं और जवाब देश के नौजवानों को देना है। वे नौजवान जो हमारा भविष्य हैं और वे नौजवान जिन्हें भगत सिंह की शहादत पर मिला ये देश संभालना है। वे नौजवान जो इस देश का भविष्य है और जिनका भविष्य इसी देश में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, करवाइएगा और सदैव की तरह मुझ पर अपना कृपा प्रसाद बरसाते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।